इस गहन चर्चा में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प और एकदम बुनियादी है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और उसका पूरा संवैधानिक ढांचा। जी। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं वो असल में शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम के नोट्स और कुछ विस्तृत स्लाइड्स हैं। बिल्कुल। और इस पाठ्यक्रम में कई भारी भरकम नाम शामिल हैं, जैसे आरटी 2009, स्वतंत्रता पूर्व के आयोग, मैकाले की नीतियां, कुठारी आयोग, यशपाल समिति। हाँ, और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां जैसे 1986 और एनसीएफ 2005। साथ ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और मिड डे मील जैसे प्रमुख कार्यक्रम भी हैं। तो सुनने वालों को लग सकता है कि हम इन सब की कोई सूची बताने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का हमारा मिशन एक मास्टर क्लास की तरह काम करना है। एक शिक्षक की तरह इस विषय की वैचारिक गहराई में जाना है, ताकि शिक्षा व्यवस्था का जो कानूनी और संवैधानिक आधार है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ सके, क्योंकि बिना इस नींव को समझे कोई भी नीति सिर्फ कागजी योजना लगती है। तो इसी नींव से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसकी एकदम सटीक परिभाषा से अगर हम शुरुआत करें तो स्रोतों के अनुसार इसका मूल अर्थ क्या है? देखिए, इसका बहुत ही स्पष्ट अर्थ है कि किसी निश्चित स्तर तक, जैसे कक्षा 8 तक, सभी के लिए अनिवार्य और निष्पक्ष रूप से शिक्षा उपलब्ध होना। निष्पक्ष रूप से मतलब इसमें कोई अपवाद नहीं है? एकदम नहीं। इसमें जाति, धर्म, रंग, स्तर या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। हर बच्चे की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। अब एक शिक्षक की तरह अगर हम विश्लेषण करें तो इसकी आवश्यकता क्यों है? इसके 4 मुख्य बिंदु हमारे स्रोतों में बहुत स्पष्ट हैं। पहला तो साक्षरता दर में वृद्धि, जो देश के विकास के लिए जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा है दैनिक जीवन की पूर्ति, मतलब रोजमर्रा की जरूरतों और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक समानता व न्याय। अशिक्षा से जो हीन भावना आती है उसे दूर करने और समाज में समानता स्थापित करने के लिए। और चौथा बिंदु, राजनीतिक जागरूकता, सरकारी योजनाएं और अपने अधिकारों को समझने के लिए एक नागरिक का शिक्षित होना जरूरी है। तो अगर हम इसके प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में सूचीबद्ध करें तो ये हैं: समाज के साथ समायोजन, सर्वांगीण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट, जी, सही गलत का विवेकपूर्ण निर्णय लेना, जीविकोपार्जन की क्षमता विकसित करना और बौद्धिक विकास। एकदम सही। ये तो हो गई इसके अर्थ और आवश्यकता की बात। अब शिक्षा के कानूनों पर जाने से पहले मैं संविधान निर्माण के उन त्वरित तथ्यों या क्विक फैक्ट्स को साझा करना चाहता हूं, जो परीक्षा और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये बुनियादी बातें पता होनी चाहिए। तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान बनने में। 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। एक लंबा सफर था। जी। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ उपबंध लागू हुए, और फिर 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। और इसी संविधान ने शिक्षा का पहला कदम तय किया, जो है समानता। समानता। तो यहाँ हम सीधे शिक्षा की बात नहीं कर रहे। नहीं, शिक्षा से पहले समानता जरूरी है। यहाँ 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। जी, इसका मतलब है कि कानून के सामने सब समान है। प्रधानमंत्री से लेकर एक आम नागरिक या रिक्शे वाले तक सभी पर एक समान कानून लागू होता है। और दूसरा है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियां। बिल्कुल, सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यही अनुच्छेद भारत में आरक्षण का मुख्य आधार बना है। अच्छा। हाँ, जहाँ जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पूरी तरह से वर्जित है। तो ये दोनों अनुच्छेद उस जमीन को तैयार करते हैं जिस पर शिक्षा का सार्वभौमिकरण खड़ा है। एकदम सही समझा आपने। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं थी। नहीं, इसका एक बहुत लंबा सफर रहा है। अनुच्छेद 45 से अनुच्छेद 21 का तक का सफर। इसे समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 45 जो है वो नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। मूल रूप से इसमें कहा गया था कि राज्य 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा।
प्रयास करेगा। हाँ, यहीं पर समस्या थी। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर था और बाध्यकारी नहीं था। मतलब बाइंडिंग नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसलिए ये लक्ष्य कभी पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया। तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे हुआ? इसके लिए हमें 86वें संविधान संशोधन, जो 2002 में हुआ था, उसे देखना होगा। ये संशोधन तो बहुत ऐतिहासिक माना जाता है। और हो भी क्यों ना। इस संशोधन ने अनुच्छेद 21 क को जन्म दिया। 21A? जी, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को एक बाध्यकारी मौलिक अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। बिल्कुल। अब राज्य ये नहीं कह सकता था कि वो केवल प्रयास करेगा, अब ये उसकी बाध्यता बन गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसी से जुड़ा एक और पहलू भी है, अनुच्छेद 51 का। हाँ, 51A। ये मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है जो सोवियत संघ से प्रेरित हैं। ये माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य तय करता है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो आप देखिए कि ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। 21A राज्य का दायित्व तय करता है और 51A माता पिता का कर्तव्य तय करता है। मतलब एक तरफ से सरकार स्कूल खोलेगी और दूसरी तरफ से माता पिता बच्चों को वहां भेजेंगे। बिल्कुल। ये दोनों मिलकर ही शिक्षा को असल में धरातल पर उतारने का काम करते हैं। यही वो वैचारिक गहराई है जिसे समझना जरूरी है। ये वाकई एक मास्टर क्लास वाला नजरिया है। अब शिक्षण संस्थानों में धर्म और प्रवेश के नियमों की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत संवेदनशील विषय है। जैसे अनुच्छेद 28 ये स्पष्ट करता है कि पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जो पूरी तरह सरकारी स्कूल है वहां किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं होगी। और अनुच्छेद 29(2) भी प्रवेश से जुड़ा है। जी। किसी भी राज्य पोषित संस्थान में केवल धर्म, जाति, प्रजाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। ये समानता के सिद्धांत को ही मजबूत करता है। लेकिन अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्गों के संरक्षण पर भी तो विशेष प्रावधान है। हाँ, बिल्कुल है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रबंधन का अधिकार देता है। मैनेजमेंट का अधिकार। जी। और अनुच्छेद 46 राज्य को ये निर्देश देता है कि वो दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा। तो ये ढांचा हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। बिल्कुल। अंत में भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कवर करना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का माध्यम क्या हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास अनुच्छेद 343 का है, जो संघ की राजभाषा हिंदी तय करता है, और अनुच्छेद 351 है, जो हिंदी भाषा के विकास के निर्देश देता है। लेकिन जब हम प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अनुच्छेद 350 का। 350A। जी, इस पर विशेष जोर देना चाहिए। ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। मदर टंग में। हाँ, क्योंकि एक बच्चा अपनी मातृभाषा में जितनी आसानी से वैचारिक गहराई को समझ सकता है, उतना किसी और भाषा में नहीं। यह बाल मनोविज्ञान के नजरिए से भी एकदम सटीक है। बिल्कुल। तो अगर हम इस विस्तृत चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटें, तो हमारे सुनने वालों के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा व्यवस्था की हर नीति इन्हीं अनुच्छेदों की नींव पर खड़ी है। एकदम सही। चाहे कोई शिक्षक हो, छात्र हो या एक जागरूक नागरिक, उन्हें समझना चाहिए कि RTE या सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम हवा में नहीं बने। ये सब इसी संवैधानिक सफर का परिणाम है। और इसी बात पर मैं चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। संविधान ने अनुच्छेद 21 क के जरिए राज्य को बाध्य कर दिया और अनुच्छेद 51 क के जरिए माता पिता को कर्तव्य सौंप दिया। कानूनी ढांचा पूरी तरह से अभेद्य लगता है, मतलब एकदम एयर टाइट। हाँ, कागजों पर तो कोई कमी नहीं दिखती। लेकिन फिर भी अगर आज हम 100% सार्वभौमिकरण के लक्ष्य से पीछे हैं, तो ये सोचना जरूरी है कि कमी कानूनी पन्नों में है या हमारे सामाजिक तंत्र के क्रियान्वयन में। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है। क्या कमी हमारे समाज के स्तर पर है जिसे कानून अकेले नहीं सुधार सकता? यही सोचने वाली बात है। तो अपने सभी सुनने वालों को इसी भारी लेकिन जरूरी विचार के साथ छोड़ते हुए हम आज के इस गहन चर्चा का यहीं समापन करते हैं। शिक्षा के इस संवैधानिक सफर को इतनी वैचारिक गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।